हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग का बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग चैप्टर प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी प्लस में स्टैटिस्टिक्स को मिला करके 12 मार्क्स का आपके बोर्ड में है ना क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर किसी ने प्रोबेबिलिटी अच्छे से कवर नहीं किया है तो आज बिल्कुल ही बेसिक के साथ हम लोग सीखेंगे चैप्टर को और बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। प्रोबेबिलिटी प्लस में स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है तो आज बहुत बेसिक से हम लोग प्रोबेबिलिटी सीखने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है और प्रोबेबिलिटी में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? सोचिए, प्रोबेबिलिटी क्या है बताइए, आप कमेंट करें। तो आप कहेंगे कि सर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि तुक्का लगाना। क्या लगाना? तुक्का लगाना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तुक्का लगाना, है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया, हिंदी में कहते हैं तुक्का लगाना। या फिर आप कह सकते हैं कि सर संभावना जो होता है, संभावना जो होता है वो भी प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना। कैसे इसका यूज करते हैं हम लोग? तो मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कल बारिश होगी, तो मैं ऐसे तुक्के पे नहीं कह रहा। इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ डाटा होगा मेरे पास में। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो अनुमान लगाया जाता है वो गलत भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कब जब हम लोग कहते हैं तो कुछ काम हो जाता है, कुछ काम नहीं होता, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है ना। क्या पॉसिबल इवेंट होता है, क्या इम्पॉसिबल इवेंट होता है। ठीक है, वो हर एक चीज इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में स्टार्ट क्या हुआ, तो एक छोटा सा मैं कहानी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं फॉर्मूला बताऊंगा और फिर मैं इसका ड्राइव करने की कोशिश करूंगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी का डेली लाइफ में क्या यूज है? डिसीजन मेकिंग में ना आपका हेल्प करेगा प्रोबेबिलिटी। स्टैट्स के अंदर हेल्प करेगा प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए आप लोगों को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले आपको डाटा चाहिए। मान लीजिए सपोज आप एक ऐसे एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे दुकानें हैं। तो पहले काम क्या करेंगे कि उस इलाके में जाएंगे, एरिया में जाएंगे और वहां पे आप पता करेंगे कि वहां पे जो है डाटा कलेक्ट करेंगे कि सबसे है ना बच्चे ज्यादा हैं या फिर बड़े ज्यादा हैं, मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है। ठीक है, तो उसके बेस पे आप क्या करोगे? डाटा जब आप कलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप यूज करोगे प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो आप वो चीज बेचने की कोशिश करोगे जो बच्चे को ज्यादा पसंद होता है। अगर मान लीजिए कि फीमेल ज्यादा है तो आप कॉस्मेटिक के है ना चीजें बेचेंगे। मान लो आप ऐसे ही है ना बेचोगे। तो ओके, ये एग्जांपल मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक और एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जैसे क्रिकेट होता है, आईपीएल वगैरह, तो उसमें कई खिलाड़ियों को बहुत महंगे रेट पे खरीदा जाता है। ऐसा क्यों होता है ना। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत महंगा खिलाड़ी खरीदने के बाद भी मैच में जीरो पे आउट हो गया। ऐसा क्यों होता है? तो क्लास 10 इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, तो वन बाय वन करके मैं आपको आंसर दूंगा। चलिए चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मैं एक कहानी स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए एक गैम्बलर है ना, जुएड़ी है। ही इज वेरी रिच, बट इसके पास में एक प्रॉब्लम है। क्या? कि ये गैम्बलर है ना। ये कसिनो जाता है, ठीक है, और जुआ खेलता है, गेम खेलता है और हार जाता है। ठीक है, दोबारा कसिनो जाता है, जुआ खेलता है और हार जाता है। दोबारा जाता है, खेलता है, हार जाता है। दोबारा जाता है, खेलता है, हार जाता है। एक दिन सोचता है कि यार अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर मैं ऐसे ही कसिनो जाता रहा और हारता रहा तो एक दिन तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, मैं गरीब हो जाऊंगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। तो सोचते 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 अभी ये छोड़ने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं छोड़ दूं, है ना, जुआ नहीं खेलूं, मैं कसिनो ना जाऊं मैं। बट नहीं हो पा रहा। इसको ना हैबिट हो चुका है, आदत हो चुका है इन चीजों की। ठीक है, ये यूज टू हो चुका है इन चीजों का, चाह करके भी नहीं छोड़ पा रहा है।
तो उसने सोचा कि मैं किसके पास जाऊं, किसको अपना प्रॉब्लम सुनाऊं, कौन मुझे सॉल्यूशन देगा। तो जैसे आपको प्रॉब्लम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी गाड़ी को प्रॉब्लम होता है तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं। उसी तरीके से इसने सोचा कि जो जुआ है ये इट्स ऑल अबाउट नंबर, और नंबर का जो नॉलेज होता है वो मैथमेटिशियन के बहुत बहुत अच्छा होता है। तो ये सोचता है अपने इलाके का सबसे बड़ा जो मैथमेटिशियन होता है उसके ढूंढने की कोशिश करता है। उसको ढूंढता है कई टाइम, है ना, कई दिनों में वो ढूंढ लेता है कि भाई इस एरिया में जो है मैथमेटिशियन रहता है। तो वो मैथमेटिशियन के पास जाता है और उसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि मैं रोज कसिनो जाता हूँ और खेलता हूँ, है ना, और हार जाता हूँ। तो वो कहता है कि मैं क्या करूं उसके अंदर। तो वो कहता है कि आप मुझे कुछ ऐसा बताएं कि जुआ खेलने से पहले मुझे पता चल जाए कि ये जो गेम है वो मैं जीतूंगा या फिर मैं हारूंगा। मैथमेटिशियन मनी मन सोचता है और हंसता है, कहता है ये मुझे कैसे पता, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद यूज करके नहीं जाता वहां पे, है ना। बट रही बात इज्जत की बात है कि अगर मैं इसका हेल्प नहीं करूंगा, मैथमेटिशियन सोचता है कि अगर मैं इसका हेल्प नहीं करूंगा तो ये जा करके इलाके में, है ना, ढिंडोरा पीट देगा, लोगों से कहेगा क्या आप इसको बहुत बड़े मैथमेटिशियन समझते हैं, मैंने इसको छोटा सा इत्तू सा काम दिया, ये मेरा वो भी नहीं कर पाया। तो बहुत सोचने के बाद में वो मैथमेटिशियन उस गैम्बलर से कहता है कि आप जाएं और आप, है ना, कुछ हफ्तों के बाद में मेरे पास आना। तो वो गैम्बलर चले जाता है और जाने के बाद में, ठीक है, मैथमेटिशियन जो है दिन रात सोचता है क्या करूं क्या करूं। तो कभी प्लेइंग कार्ड, है ना, यूज खेलता है, कभी सोचता है, कभी क्वाइन, है ना, टॉस करता है, तो कभी जो है वो डाइस फेंकता है। वो सोचता रहता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन का अब आपको भी वेट है। वो गैम्बलर आ जाता है ना, दिन पूरा होता है, गैम्बलर आ जाता है। आने के बाद में गैम्बलर उससे कहता है, ठीक है, मैथमेटिशियन से, कि आपने मुझे बुलाया था और आप मुझे कुछ देते, अब वो मुझे दीजिए। तो ठीक है, वो इन्हीं बीच में जो है वो कुछ फार्मूला तैयार करता है। वो फार्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत आप ध्यान से समझेंगे। तो वो गैमलर जो है, गैमलर को जो है मैथमेटिशियन फार्मूला देता है कि पीई बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ये फॉर्मूला मैथमेटिशियन उसको देता है कि मैंने आपके लिए ये फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। अब वो मैथमेटिशियन से कहता है क्या बेवकूफ बना रहे हो आप मेरे को, इस फॉर्मूले का मैं क्या करूंगा, मुझे बताओ तो सही, मुझे बताओ तो सही, मैं इसका यूज क्या करूंगा। तो वो गैम्बलर इससे कहता है, मैथमेटिशियन गैम्बलर से कहता है कि सुन भाई, अगर आपका ये पीई का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अगर आपका प्रोबेबिलिटी, अगर आपका पीई की वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, या अगर आपका पीई का वैल्यू 1 आता है, और अगर आपका पीई का वैल्यू 0.5 आता है, तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो आप भी बहुत ध्यान से सुने। तो वो कहता है मैथमेटिशियन गैम्बलर से कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 आएगा तो 100% ऑफ विनिंग चांस, 100% ऑफ विनिंग चांस, 100% ऑफ विनिंग चांस। मैथमेटिशियन कहता है कि भाई गेम खेलने से पहले आप पता कर लो कि इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ रही है तो आप 100% जीतेंगे, कोई माइकल लाल चाह करके आपको हरा नहीं सकता। फिर वो कहता है कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 आता है तो 100% ऑफ लूजिंग चांस, 100% ऑफ लूजिंग चांस, 100% ऑफ लूजिंग चांस। तो वो फिर कहता है कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आती है तो आप समझ जाओ कि आप हारने वाले हो, आप गेम मत खेलो। और अगर 0.5 आता है तो यहाँ इस केस में 50% चांस है, ठीक है। और इसी 50% चांस को हम लोग कहते हैं लक। क्या कहते हैं, लक, कि आप इसमें जीत भी सकते हो और आप इसमें हार भी सकते हो, ठीक है। और मैथमेटिशियन ने इसको नाम दिया क्या, कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 आता है तो 100% ऑफ विनिंग चांस होगा, और इसको हम लोग कहेंगे श्योर इवेंट। क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। मतलब क्या, कि आप 100% आप जीतेंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आपका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 आता है तो इसको उन्होंने कहा इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहा, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहा, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहा, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है। और एक बात उसने कहा कि भाई याद रखना कि आपका जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, ध्यान से समझना, आपका जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, आपका जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। ना तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से बड़ा आ सकता है
और ना ही प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से छोटा आ सकता है। तो उसने कहा कि देखो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 आ सकता है और 0 से हमेशा बड़ा होगा। अब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 भी आ सकता है लेकिन 1 से हमेशा छोटा होगा। तो ये वैल्यू आप लोगों ने याद करना है क्या, कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, इनके बीच में ही रहेगा। और क्लास 10 यहां से एक MCQ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलिए पहले वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से आप समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सरसाइज आप लोग ओपन कर लें। तो क्वेश्चन 4 है यहाँ पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द probability. ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी -1.5, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 0.7। बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि एमसीक्यू में कई बार आ जाता है। तो मैंने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी होता है उसकी वैल्यू 0 से बड़ा या 0 भी हो सकता है, 1 के बराबर या 1 से छोटा आएगा, कभी भी इसके क्रॉस नहीं कर सकता है। तो आप बस इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए 2/3 का मतलब क्या हुआ, जब आप डिवाइड करोगे तो देखो ऊपर 2 बड़ा है नीचे 3 छोटा, सॉरी ऊपर 2 छोटा है नीचे 3 बड़ा है, तो पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा। और आपको पता है पॉइंट समथिंग जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी होता है। तो ये हमारा ए जो है वो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी। अगला -1.5 देखते हैं आप काट दोगे क्या, कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी माइनस में नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी माइनस में नहीं हो सकता है। तो आपका ये बी ऑप्शन सही नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकता है। अगला चेक करेंगे 15%। तो 15% को आप सिंप्लीफाई करें तो 15% हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। और आपको पता है नीचे अगर 2 0 होगा तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। इट मींस देखो 15 ऑलरेडी यहाँ पॉइंट लग के 0, तो देखो 0.15 ये भी आपका प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। और अगला चेक करेंगे 0.7, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी है। तो क्लास 10 अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया और आपसे अगर पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी है और कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो आपने बस ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो प्रोबेबिलिटी होता है उसकी वैल्यू कभी भी 0 से, है ना, छोटा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर है। और ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद करेंगे और इसके बिहाफ पे आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी के थ्रू आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, फॉर्मूला समझ में आया होगा, वैल्यूज आपको समझ में आई होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है क्लास 10 आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपकी वैल्यूज है एलिमेंट्री इवेंट, ये क्या होता है। अब मान लीजिए प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी E1, अब प्रोबेबिलिटी E2 निकाल लें या प्रोबेबिलिटी E3 निकाल लें या प्रोबेबिलिटी E4 निकाल लें। आप चाहे जितने भी इन्फिनिटी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, उन सभी नंबरों का अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा, उन सभी का सम जब वो 1 ही आएगा, 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालूं PE1 प्लस में इसका निकालूं PE2 प्लस में PE3 इवन PEN, इन्फिनिटी टाइम तक भी अगर निकाल लूं और इन सभी को जोड़ूंगा तो वो 1 के इक्वल आएगा, 1 से, है ना तो बड़ा ना तो छोटा आ सकता है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट। और तीसरा मेन कॉन्सेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहां से क्लास 10 आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एमसीक्यू आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि मान लो आपको पीई निकालना है। तो पी कैसे निकालोगे, ये 1 रहेगा, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में। तो अगर आप 1 में से पी नॉट ए की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपको पी पता चल जाएगा ना, किसी भी प्रोबेबिलिटी होने की। या फिर अगर आपको पी नॉट ए निकालना है, किसी भी, है ना, वैल्यू का प्रोबेबिलिटी ना हो उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे पीई का। तो ये आपके पास में 3 फार्मूला है और एक्चुअल में देखोगे तो ये 3 फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले से 2 फार्मूला अलग ड्राइव किया है। क्लियर है, यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलिए इसको आप नोट करें, इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू है ना, जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग नोट करते चलें। चलिए
मान लो आपका क्वेश्चन है, बुक का ही है, उसको पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ पीई बराबर में 0.05 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। आपको नॉट ई का निकालना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर फॉर्मूला आपने बताया था क्या, कि पीई प्लस में पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। हमें क्या निकालना है, नॉट ई निकालना है। पी की वैल्यू पता है कितनी है, 0.05, तो इसके नीचे वैल्यू पुट कर दोगे 0.05, प्लस में पी नॉट ई मुझे निकालना है, ऐसे रहने दो, इज इक्वल टू में 1 हो गया। तो पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 प्लस क्या जाके माइनस में 0.05। तो 1 में से 0.05 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो कई सारे बच्चों को माइनस करना भी नहीं आता है, तो चलिए मैं सिखाता हूँ माइनस कैसे होता है। 1 में से माइनस करना है 0.05, तो क्लास 10th दोनों टर्म को सेम करना पड़ेगा। इसके आगे पॉइंट लगा दो और इसके आगे 2 डिजिट है, तो आप भी यहाँ पे 2 0 लगा दोगे, क्लियर है। आप क्या करोगे, 0 में से 5 जा नहीं सकता, तो आप इससे कैरी ले लो, ये 10 हो गया, फिर इससे कैरी ले लोगे 10 हो गया, और ये 9 हो गया। 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 9 में से 0 गया 0 पॉइंट, ये भी आपका 0 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 9 है ना, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.95, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब सेम क्वेश्चन है, एक बुक का ही क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, अब वो डिस्कस करते हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिए। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर उस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपके साथ साथ में प्रैक्टिस करवा देता हूँ, कि आपको दिक्कत ना हो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, क्या है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, है ना, 3 ग्रुप स्टूडेंट में दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। मतलब कि आपको यहाँ पे गिवन है कि पी नॉट ई जो है वो दे रखा है 0.992। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो होने की पूछ रहा, मतलब कि आपसे पीई की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन, अभी आपने समझाया कि पीई प्लस में पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है, और मुझे पीई निकालना है, तो पीई सेम रहेगा, प्लस में पी नॉट ई देगा 0.992 इज इक्वल टू में 1, तो पीई बराबर में 1 माइनस 0.992 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है, क्योंकि ये प्लस का देकर माइनस का हो जाएगा, और आपको 1 में से माइनस करना है 0.992। तो आपको पता है यहाँ पे पॉइंट लगा के 3 0 लगा दोगे, ये 10 हो गया, 10 में से 2 जाएगा 8, ये कितना हो गया 9, कितना हो गया ये 9, 9 में से 9 गया 0, ये भी कितना हो गया 9, 9 में से 9 गया 0.0। तो आपका जो पीई का आंसर आ जाएगा क्लास 10th वो 0.008 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.08 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, तो पी नॉट ई जो है वो किसके इक्वल होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी, है ना, ऑफ इवेंट नॉट ए इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। सेकंड आपसे पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज व्हाट। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या है, मतलब जो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो मैंने आपको बताया कि 0 पे कभी भी वो हो नहीं सकता। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया इम्पॉसिबल, क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोला इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो आपका दूसरा भी हो गया। अब तीसरा सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। तीसरा कह रहा है
कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो होना ही होना है तो जाहिर सी बात होगा तो उसकी वैल्यू 1 होनी है। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको मैंने आपको बताया था कि श्योर इवेंट। क्या होता है ये? श्योर इवेंट। क्या होता है ये? श्योर इवेंट। सर्टेन इटर्न है ना, सर्टेन इवेंट भी आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है, सर्टेन इवेंट। चलिए अब अगला है फोर्थ पार्ट। क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट। मैंने बताया ना कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है इन सभी इवेंट का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और पांचवा लास्ट पार्ट है क्या कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ा किसके बराबर होता है? तो मैंने आपको बताया था कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, एंड लेस देन और इक्वल टू, और 1 के इक्वल या 1 से छोटा होता है। तो क्लास 10th आपका जो पहला क्वेश्चन है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स। अब बहुत अच्छे से इसको समझें और ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। ये क्या आएगा? एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम में 100% आना ही आना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और पीवाईक्यू में बहुत इसका क्वेश्चन पूछा गया। चलिए समझ में आ गया होगा आपको, बहुत बढ़िया। और भी क्वेश्चन हम लोग जो है ना इसको देखिए, हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में तो नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका एनसीईआरटी भी हम लोगों को कवर करना है और साथ में पीवाईक्यू भी कवर करना है। बट कोशिश करेंगे कि जितने मेन कंसेप्ट जो होते हैं वो इस लेक्चर में कवर कर लेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा, ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखिए। क्लास 10th आपको 2 चीजों पे इस चैप्टर में फोकस करना है। पहला गिवन क्या है और दूसरा फाइंड क्या करना है, बस और कुछ नहीं। इट मींस टोटल जो नंबर है ना, टोटल नंबर क्या है और आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। चलिए पहले आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो इस चैप्टर के अंदर आप कवर करोगे मेन 3 टॉपिक है। कितना टॉपिक है? 3 टॉपिक है मेन। कितना टॉपिक है? 3 टॉपिक है इन क्लास 10th। कितने टॉपिक पढ़ना है? 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला जो टॉपिक है वो है आपका कॉइन। क्या है? कॉइन। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका डाइस। क्या है? डाइस। और तीसरा जो टॉपिक है वो आपका प्लेइंग कार्ड। क्या है? वो आपका प्लेइंग कार्ड। और चौथा जो है वो मान लो आपका मिसलेनियस है। क्या है? मिसलेनियस। और मिसलेनियस में हम लोग एनसीईआरटी कवर कर लेंगे और साथ में पीवाईक्यू कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे कॉइन, हम लोग स्टार्ट करना जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। कॉइन। क्वाइन में 3 केस बनेगा। पहला जो केस बनेगा कि व्हेन क्वाइन इज 1, जब क्वाइन 1 होगा तो क्या केस बनेगा। फिर दूसरा केस देखेंगे व्हेन क्वाइन इज 2, फिर तीसरा केस देखेंगे व्हेन क्वाइन इज 3, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, एक क्वाइन है, ठीक है, और आपको पता है एक क्वाइन के अंदर कितने इवेंट हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं आउटकम्स, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर या तो हेड होगा या तो टेल होगा या आपका इवेंट हो गया, ठीक है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगर एक कॉइन को टॉस किया होगा, या तो आपसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा या फिर आपसे टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ ये 2 क्वेश्चन बन सकता है। तो मान लीजिए मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन सब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सन नंबर ऑफ फेवरेबल्स आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स। तो आपके फेवर में क्या है? आपको किसके बारे में बताना है? हेड। और आप चेक करेंगे तो हेड यहाँ पे कितना है? 1 है, तो आप इसके जगह पे इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे अपॉन में टोटल आउटकम्स। टोटल कितना? 1 और 1 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। और 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5। तो याद रखना यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि किसी भी गेम में चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वॉलीबॉल, कोई सा भी मैच हो, उस मैच में जो ज्यादातर होता है वो टॉस कॉइन को ही क्यों किया जाता है, या फिर वैसे चीज को टॉस किया जाता है जिसके पास 2 इवेंट हो, ऐसा क्यों होता है? तो उसका मेन रीजन क्या है कि जिसके पास 2 आउटकम्स होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0.5 होती है। और मैंने आपको बताया कि 0.5 का मतलब क्या? 50-50% चांस होता है ना। पार्ट मतलब कि
पार्टी ए भी जीत सकती है और पार्टी बी भी जीत सकती है। ये लक के ऊपर होता है ना, इसमें बाइस्ड अनबाइस्ड की बात नहीं होती है ना, यहाँ पे बाइस्ड होता है अनबाइस्ड नहीं होता है। क्लियर है? ओके, अगर मैं आपसे यहीं पे पूछ लूं सेकंड बात कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो आप क्या बोलोगे सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो टेल देखोगे, टेल कितना है? एक, और टोटल कितना? दो। एक बटे दो कितना हो जाएगा? 0.5। तो या तो आप हेड देखो तब भी 0.5 है, या तो आप टेल देखो तो भी 0.5 है। इसीलिए अक्सर गेम में जो है वो हम लोग टॉस जो है वो कॉइन को ही करते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो जब कॉइन, व्हेन कॉइन इज वन, जब कॉइन एक होगा तो उस में ज्यादा केस बनता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ या तो आपसे क्वेश्चन एक ये कर सकता है, या तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है। दूसरा केस क्या है यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझेंगे कि व्हेन कॉइन इज टू, जब दो कॉइन हो तो क्या केस बनेगा? बहुत ध्यान से समझेंगे क्लास 10। तो एक कॉइन और दो कॉइन, अगर आप दो कॉइन को टॉस करोगे तो मान लो या तो हेड होगा या तो टेल होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। कितना इसमें इवेंट बनेंगे? तो आप बोलोगे सर या तो हेड हेड आ सकता है, या तो सर हेड टेल आ सकता है, या तो सर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। ये चार केस बन सकता है और इन चार के अलावा कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है? ओके, इसको आगे समझाने से पहले क्लास 10 मैं आपको यहीं पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके तीन टर्म समझाने की कोशिश करूंगा। इसको रफ कर रहा है ना, इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मैं यहाँ पे आपको ना तीन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है? तीन टर्म बहुत अच्छे से समझाऊंगा जो कि एग्जाम में बहुत यूज होता है। पहला जो टर्म होता है उसको बोलते हैं एटलीस्ट, दूसरा जो होता है एटमोस्ट, और तीसरा जो टर्म होता है वो होता है एग्जैक्टली। ठीक है? फिर आइदर, आइदर भी यूज होता है। ठीक है? वो बाद में देखेंगे, पहले ये तीन देखते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, और एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है। ओके, एटलीस्ट का मतलब अगर बाय डिक्शनरी देखोगे तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कम से कम। क्या बोलते हैं? कम से कम। और एटमोस्ट का हिंदी मीनिंग देखोगे तो ये होता है ज्यादा से ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। और एग्जैक्टली का मतलब क्या? वही है ना, जितना कहा गया सिर्फ वही वही एग्जैक्टली होता है। क्लियर है? ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा और आप मुझे बताना मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एटलीस्ट का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है, और पिकनिक पे जा रहे हैं तो आपके दोस्त वगैरह भी आपके साथ जा रहे हैं। तो आपने अपने ग्रुप में अनाउंस किया कि भाई देखो, अगर आपको हमारे ग्रुप में आना है तो आपको एटलीस्ट कम से कम 100 रुपए लेकर के आना है, तो ये आपको हमारे ग्रुप में एंट्री होगी। तो आप इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो उसको? या फिर मैं आपसे कह दूं कि भाई देख, तेरे भाई के पास कम से कम 5 गाड़ियां हैं, क्या कहना चाह रहा हूं इसका मतलब? कि मतलब मेरे पास 5 ही है बस, या 5 से कम है, या 5 से ज्यादा? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब आप कहते ना यहाँ पे कि देख, अगर तू कम से कम 100 रुपए नहीं लेके आएगा तो मैं तेरी एंट्री नहीं करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए एक बेस है कि भाई देख, 100 रुपए तो लेके ही आना, 100 से ऊपर जितना मर्जी लेके आ जा, 110 लिया, 120 लिया, 130 लिया, 150, 500, 1000, जितना मर्जी लिया, लेकिन 100 से नीचे लेकर के मत आइयो। ये तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि कम से कम मेरे पास 5 गाड़ियां हैं, इसका मतलब क्या कि भाई कम से कम 5, मतलब मुझे 5 याद है, उसके आगे पता नहीं कितना मुझे खुद भी नहीं पता। तो जब भी क्लास 10 आपको क्वेश्चन में एटलीस्ट बोलेगा, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 3, तो जितने नंबर का एटलीस्ट बोलेगा वो नंबर काउंट करना है, और उससे ऊपर जितने भी होंगे, उनसे ज्यादा जितने भी होंगे, उन सभी को आपको काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं मान लो कि यहाँ पे कोई n है, मान लो 2, एटलीस्ट 2, तो n की वैल्यू 2 हो गई। मान लो एटलीस्ट 3, तो n की वैल्यू 3 हो गई। एटलीस्ट 1, तो n की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है? तो यहाँ पे n प्लस प्लस करोगे कितना? n का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हो गया, मतलब मान लो 2 है तो 2 को तो काउंट करेंगे, और 2 से ज्यादा जितने होंगे उन सभी को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे n प्लस हो गया। क्लियर है? जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि बताओ एज मतलब एटलीस्ट 2, इसका मतलब क्या? 2 को काउंट करेंगे, 3 को काउंट करेंगे, 4 को काउंट करेंगे, 5 को काउंट करेंगे, 2 से ज्यादा सबको काउंट करेंगे। मान लीजिए एटलीस्ट 10, तो 10 को काउंट करेंगे, 11 को काउंट करेंगे, 12 को करेंगे, 13 को करेंगे, 14 को करेंगे। मतलब जो गिवन नंबर होगा उस नंबर को काउंट करना है, और उससे जितने भी ज्यादा होंगे उन सभी को काउंट करना है। किस केस में? एटलीस्ट के। ठीक है? अब समझते हैं एटमोस्ट का केस। देख भाई, अब आपने मेरे को बुलाया कि भाई चल तू पिकनिक में मेरे साथ आई हो, बट आपने कहा कि सुन भाई,
तेरे को कम से कम 100 रुपये लेके आना है। बट मैं कह रहा हूँ भाई देख, भाई पापा जो है ना मुझे इतना पैसा नहीं देंगे, बट ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा मैं जो है ना भाई 50 ला सकता हूँ। इसका मतलब क्या कि 50 जो है ना अमाउंट वो सबसे ज्यादा है मेरे लिए, मतलब 50, ज्यादा से ज्यादा 50 ला सकता हूँ। मतलब क्या, 50 भी ला सकता हूँ, 40 भी ला सकता हूँ, 30 भी ला सकता हूँ, 20 भी ला सकता हूँ और नहीं भी ला सकता। ये तुम्हें कहने का मतलब है। तो जब भी एटमोस्ट बोलेगा आपको, मतलब जो नंबर होगा वो नंबर काउंट करना है और उससे कम को काउंट करना है। इसमें जीरो भी काउंट होता है, वो आप याद रखना। क्लियर है? मैं आपसे कह रहा हूँ एटमोस्ट 2 तो 2 काउंट होगा, 1 काउंट होगा, 0 काउंट होगा। मैं कह रहा हूँ एटमोस्ट 5, 5 काउंट होगा, 4 काउंट होगा, 3 काउंट होगा, 2 काउंट होगा, 0 काउंट होगा। क्लियर है? और एग्जैक्ट का मतलब सेम भाई, एग्जैक्ट 1 तो खाली मैं 1 को काउंट करूंगा, एग्जैक्ट 2 तो मैं यहाँ पे खाली 2 को काउंट करूंगा, एग्जैक्ट 3 तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट 3 को काउंट करूंगा। तो ये 3 टर्म आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है? तो मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम, बट यहाँ पे उल्टा सोचना है आपको, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है? एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पे उल्टा सोचना है आपको, कम से कम। ठीक है? और एग्जैक्ट में तो एग्जैक्ट वही वैल्यूज आप सोचोगे। चलिए, अब मैं आपसे आपके एग्जाम में दो हेड से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चलिए अब हम लोग वो सॉल्व करते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख देंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन माई टोटल नंबर। टोटल नंबर तो क्या है, एटलीस्ट 1 है ना, तो मैंने क्या बताया, वो नंबर उससे ज्यादा। तो एटलीस्ट 1 हेड, तो एक हेड को तो काउंट करना है, और एक से ज्यादा जितना होगा उसको भी काउंट करेंगे। तो देखो, एक हेड यहाँ पे ये काउंट होगा, एक हेड यहाँ पे ये काउंट होगा, और 2 हेड यहाँ पे है तो वो भी काउंट होगा। तो 1 2 3 मतलब क्या कि 3 आपका फेवर हो गया, और टोटल कितना, 1 2 3 4, तो 4/3 जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया? और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड। तो इस केस में क्या बोलोगे, एटमोस्ट है ना, तो 2 और 2 से कम, 2 हेड। तो देखो 2 हेड इसमें ये भी काउंट होगा, एक हेड इसमें ये भी काउंट होगा, एक हेड इसमें ये भी काउंट होगा, और इसमें कोई हेड नहीं है तो 0 हेड ये भी काउंट होगा। मतलब क्या, क्या बोलोगे सर, 4/4, इट मींस आंसर विल बी 1। समझ में आ रहा है? या फिर अगला क्वेश्चन मान लो, मैंने आपको कहा कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट 2 टेल। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 टेल देखोगे, तो 2 टेल जो है वो एक में है, तो यहाँ पे फेवरेबल 1 हो गया और टोटल 4 हो गया, 1/4 आपका आंसर आ गया। क्लियर है क्लास 10? तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि एटलीस्ट 2 हेड बताओ, एटमोस्ट 1 हेड बताओ, एग्जैक्टली 2 हेड बताओ, एग्जैक्टली 1 टेल बताओ। यहाँ पे बोल देगा एग्जैक्टली 1 टेल, तो 1 टेल यहाँ पे है, 1 टेल यहाँ पे है, तो 2/4 इट मीन 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है। क्लियर है? तो इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और एग्जाम्पल भी है इनसे रिलेटेड, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है? अगला जो कॉन्सेप्ट है वो मान लीजिए जब कॉइन 3 हो तो क्या होगा, जब कॉइन 3 हो तो क्या होगा, अब वो देखते हैं। व्हेन कॉइन इज 3, व्हेन कॉइन इज 3, व्हेन कॉइन इज 3, यहां पे डाल देंगे। अगला तीसरा, व्हेन कॉइन इज 3, तो जब 3 कॉइन होगा तो हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल होगा। क्लियर है? इसमें कितने आउटकम्स बनेंगे टोटल, तो आप बोलोगे सर 8 बनेंगे। 8 कैसे बनेंगे, हेड हेड हेड। ठीक है? अब हेड हेड, एक हेड को हटा दो तो यहाँ पे टेल आ गया, फिर हेड हेड, इसको आगे शिफ्ट कर दो, देखो ये लास्ट में है ना, अब इसको बीच में कर दो, टेल हेड, फिर ये बीच में ना, इसको आगे कर दो, तो टेल हेड हेड, ये 4 का ग्रुप बन गया। अब आगे मान लीजिए 3 टेल डाल दे, टेल टेल टेल, टेल टेल, एक हेड डाल दें आप, फिर टेल हेड टेल कर दें, फिर इसको आगे भेज दें तो हेड टेल टेल। कितना केस हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो टोटल जो है वो 8 इवेंट बनता है। कितना बनता है, 8 इवेंट। आपको ये याद करना है। आपको पता होना चाहिए कि 2023 के अंदर एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था 2 मार्क्स का कि बताओ जब 3 कॉइन को टॉस किया जाता है तो कितने आउटकम्स बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इवेंट लिख के आना था, तो बस ये 8 लिख के आना था, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि जब एक कॉइन फेंकते हैं ना, थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं एक कॉइन को, तो 2 केस बनता है, जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो 4 केस बनता है, जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो 8 केस बनता है। क्या कोई फॉर्मूला, अगर 4 कॉइन
टॉस करेंगे तो कितना बनेगा, 5 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितना बनेगा, 6 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितना बनेगा। तो उसके लिए क्या कुछ है हमारे पास, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको पहले वो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपसे टोटल इवेंट पूछा तो आउटकम्स पूछा तो आप बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो इवेंट का पावर नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल, बस ये फॉर्मूला है। अब मैं इसका यूज करना आपको सिखाता हूँ। अब ये बताए एक कॉइन के अंदर कितना आउटकम्स होता है, दो, या तो हेड या तो टेल, तो आपने यहाँ पे दो लिख दिया। नंबर ऑफ ट्रायल कितने बार फेंकना चाहते हैं, अगर एक बार फेंकेंगे इसका पावर 1 कर दे तो 2 का पावर 1 2 ही होता है, क्लियर है। मान लीजिए एक कॉइन को आप 2 बार थ्रो करेंगे तो पावर 2 कर दे, 2 का पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। मान लीजिए आप कॉइन को 3 बार टॉस करना चाहते हैं तो 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। अगर 4 बार फेंकना चाहते हैं 2 का पावर 4 कर देंगे, 5 बार तो 2 का पावर 5, 6 बार तो 2 का पावर 6। इस तरीके से आपको टोटल जो है आउटकम्स मिल जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं, अब हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आप एग्जाम में क्या पूछ सकता है, तो एग्जाम में सेम इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करेगा। मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप क्या बोलोगे, सर एक हेड को काउंट करना है, एक से ज्यादा 2 है उसको भी काउंट करना है, अगर 3 है तो उसको भी काउंट करना है, 4 है तो उसको भी काउंट करना है। तो देखो एक हेड यहाँ पे काउंट होगा, एक हेड यहाँ पे काउंट होगा, एक हेड यहाँ पे काउंट होगा, यहाँ पे कोई हेड नहीं तो काउंट नहीं होगा। 2 हेड यहाँ पे काउंट होगा, 2 यहाँ पे काउंट होगा, 2 यहाँ पे तो भी काउंट होगा, और यहाँ 3 है तो ये भी काउंट होगा। तो टोटल कितने एटलीस्ट कितने हेड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7, और टोटल कितना 8, तो 7/8 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर मान लीजिए क्वेश्चन है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 टेल, ज्यादा से ज्यादा 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, 3 और 3 से जितने कम है सबको काउंट करेंगे। तो देखो टेल यहाँ इसको भी काउंट होगा, 2 इसमें है ये भी काउंट होगा, 2 इसमें 2 इसमें, ये तीनों ये चारों काउंट हो जाएंगे। एक टेल इसमें ये भी काउंट होगा, एक टेल इसमें ये भी काउंट होगा, एक टेल इसमें ये भी काउंट होगा। इसमें कोई टेल नहीं है तो 0 और 0 भी काउंट होगा, क्योंकि 3 से छोटा 0 भी होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8/8 आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट 2 टेल। तो कैसे करोगे एग्जैक्ट, तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ 2 टेल है उसे काउंट कर लो। तो 2 टेल यहाँ है, 2 टेल यहाँ, 2 टेल यहाँ, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लास 9 में उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉइन वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम में आपसे 3 केस पूछ सकता है। पहला, जब कॉइन एक टॉस करे तो क्या केस बनेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा, जब 2 कॉइन को एक साथ या फिर एक है ना एक कॉइन को अलग अलग 2 बार टॉस करेंगे तो क्या केस बन सकता है, ये आपसे पूछ सकता है। और तीसरा, जब 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाएगा तो क्या केस बन सकता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो इससे रिलेटेड आपके बुक में जितने क्वेश्चन है पहले उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी निकाल लीजिए, और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल होगा आई थिंक इस रिलेटेड। एग्जाम्पल 1 देखें पहले आप, एग्जाम्पल 1, उसके बाद में एग्जाम्पल 4 कार्ड वाला है, एग्जाम्पल 5 नोट वाला है, और एग्जाम्पल 7 भी मिसलिनियस है, 8 भी मिसलिनियस है, 9 भी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, ओके 9 भी एग्जाम्पल है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग ओपन कर लें, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 कह रहा है क्लास 10th कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 1। एक बार अगर कॉइन को टॉस करें तो एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल, या आपका टोटल है ना आउटकम्स हो गया। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो आप लिखेंगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हेड पता करना, हेड कितना, एक, टोटल कितना 2, 1/2 कितना हो गया 0.5, खत्म क्वेश्चन।
बस यही आपसे पूछ रहा था, खत्म हो गया पहला एग्जाम्पल। अब है एग्जाम्पल नंबर 9 कॉइन से रिलेटेड, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 9 कि हरप्रीत टॉस इज 2 डिफरेंट कॉइन्स। ठीक है, हरप्रीत जो है उसने 2 कॉइन को जो है ना ऐसे करें। एग्जाम्पल 9 जो है वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, खुद से भी 1-2 क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है, तो आपको मज़ा आएगा, समझ में आएगा। चलिए, तो कॉइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और जो टर्म यूज़ करते हैं वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेइंग कार्ड, जो इंपॉर्टेंट है। क्या स्टार्ट करते हैं? प्लेइंग कार्ड। और प्लेइंग कार्ड के बाद में हम लोग करेंगे डाइस, ठीक है, फिर मिसलिनियस। अगला है प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड क्या होता है क्लास 10 तो आपको पता होना चाहिए। प्लेइंग कार्ड जो होता है, प्लेइंग कार्ड ताश जिसे बोलते हैं हिंदी में। टोटल जो प्लेइंग कार्ड होता है क्लास 10 उसमें 52 कार्ड होते हैं। कितना होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड। ये 52 कार्ड जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो होता है मान लीजिए रेड होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक। अब रेड में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। क्लियर है? और ब्लैक में भी 2 कार्ड होते हैं 2 टाइप के, एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड। क्लियर है? अब टोटल जो हमारे पास कार्ड थे क्लास 10 वो 52 थे, और ये 52 कार्ड जो है वो 2 कलर में डिवाइड हो गए। पहला रेड है ना, रेड कलर में डिवाइड हो गया, और दूसरा ब्लैक कलर में डिवाइड हो गया। रेड में जो होते हैं क्लास 10 वो टोटल 26 कार्ड होते हैं, और ब्लैक में जो होते हैं वो टोटल 26 कार्ड होते हैं। क्लास 10 हार्ट जो होगा वो 13 कार्ड हो जाएगा, और डायमंड होगा वो भी 13 कार्ड हो जाएगा, और जो स्पेड क्लब होगा ये भी 13 कार्ड में डिवाइड हो जाएगा, और जो स्पेड होगा वो भी 13 कार्ड में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप आँख बंद करें और इसको मेमोराइज करने की कोशिश करें। आँख जल्दी बंद करें और सोचें कि टोटल जो कार्ड है वो 52 है। 52 कार्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक रेड में और एक ब्लैक में। टोटल 52 था, 52 का हाफ करोगे 26 रेड 26 ब्लैक। ठीक है, अब ये 26 जो है ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, एक आपका हार्ट में ब्रेक हो गया और एक डायमंड में ब्रेक हो गया। ठीक है, तो 26 था, 26 का हाफ करोगे तो 13 आपका हार्ट हो गया और 13 आपका डायमंड हो गया। क्लियर है? अब इस तरफ आ जाए ब्लैक, तो 26 ब्लैक था, अब ये ब्लैक 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक क्लब में हो गया और एक स्पेड में हो गया। तो 26 13 स्पेड हो गया और 13 क्लब हो गया। यहाँ तक कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे बताइए। नहीं है? ओके, मैं आपसे बोलूँ बताओ हार्ट कितना है, आप कितना बोलोगे? सर 13। मैं आपको बोलूँगा बताओ डायमंड कितना है, आप क्या बोलोगे? सर 13। मैं आपको बोलूँगा क्लब बताओ कितना है, तो आप क्या बोलोगे? सर 13। मैं आपको बोलूँगा स्पेड बताओ कितना, तो आप बोलोगे सर 13। मैं आपको बोलूँगा रेड कार्ड बताओ कितना है, तो आप बोलोगे सर 26। मैं आपसे कहूँगा ब्लैक कार्ड बताओ कितना है, तो आप बोलोगे सर 26। ये डिवीज़न आपको पता होना चाहिए। अब ये जो 13 कार्ड है ये कौन कौन से 13 कार्ड है, अब हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। 13 कार्ड में मान लीजिए पहला जो कार्ड होगा वो आपका एस होता है। क्या होता है? एस, इक्का। ठीक है, उसके बाद में मान लो किंग होगा, क्वीन और जैक। क्लियर है? एस किंग क्वीन जैक 4 कार्ड हो गया। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट करो 13 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सेम इसमें भी इक्का होगा, किंग क्वीन जैक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी इक्का होगा, किंग क्वीन जैक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी एस इक्का होगा, किंग होगा, क्वीन जैक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? क्लास 10 बहुत ध्यान से समझना। ये जो किंग क्वीन जैक है, ये जो किंग क्वीन जैक है, ये जो किंग क्वीन जैक है, और यहाँ पे भी किंग क्वीन जैक जो है इसके ऊपर फेस बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है? फेस बना हुआ होता है। तो इसको एक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। यहाँ पे भी आप देखोगे तो किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, इसके ऊपर फेस बना होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। अब मैं आपसे कहूँ बताओ टोटल फेस कार्ड कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 और 3 6, 6 फेस कार्ड यहाँ पे है, 3 और 3 6, 6 फेस कार्ड यहाँ पे है। तो टोटल फेस कार्ड जो होगा सर, टोटल फेस कार्ड जो होगा सर वो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। ओके, मैं आपसे बोलूँगा इक्का बताओ कितना है, तो आप बोलोगे सर एक इक्का यहाँ पे है, सर एक इक्का यहाँ पे है, एक इक्का यहाँ पे, एक इक्का यहाँ पे है। तो इस इक्का जो होगा वो टोटल इक्का हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। ओके, मैं आपसे बोलूँ कि टोटल कितना कार्ड है? 52, जिसमें फेस कार्ड कितना है?
12, कितना है 12, तो 52 में से 12 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 40, तो 40 जो है वो नंबर कार्ड हो गया, नंबर कार्ड कितना हो गया 40, कितना हो गया 40। क्लास 10th ये डिवीज़न आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अगर ये डिवीज़न आपको याद है तो आप चुटकी बजाते ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड। अगर आपको ये डिवीज़न याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। दोबारा से मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, समझें क्या कि टोटल जो हमारे पास कार्ड होता है वो 52 होता है। 52 कार्ड में से 26 रेड कार्ड होता है और 26 ब्लैक कार्ड होता है। रेड कार्ड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला हार्ट, दूसरा डायमंड। ब्लैक कार्ड भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, क्लब और स्पेड। हार्ट 13 कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, डायमंड 13 कौन कौन से पता होना चाहिए, क्लब 13 कौन कौन से पता होना चाहिए और स्पेड 13 कौन कौन से पता होना चाहिए। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन, आप जवाब देना। फेस कार्ड ऑफ हार्ट, हार्ट में फेस कार्ड कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 3। मैं बोलूंगा फेस कार्ड ऑफ रेड, तो रेड में कितना हो जाएगा 3 और 3 6। ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूं फेस कार्ड ऑफ क्लब, तो क्लब में 3 है, 3 हो जाएगा आंसर। मैं आपसे बोल रहा हूं फेस कार्ड ऑफ स्पेड 3, 1 2 3। मैं आपसे बोलूंगा फेस कार्ड ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक ये रहा, ब्लैक में टोटल 3 और 3 6 हो गया। मैं आपसे नॉर्मल कहूंगा फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड 12 होता है। क्लियर है। मैं आपसे कहूंगा किंग ऑफ रेड, किंग ऑफ रेड, किंग ऑफ रेड, तो रेड में किंग जो है वो 2 है, एक हार्ट में और एक डायमंड में। मैं आपसे बोलूंगा कि क्वीन ऑफ ब्लैक, क्वीन ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक में क्वीन 2 है, एक और एक 2, तो 2 हो जाएगा। तो ये जब तक आपको है ना डिवीजन याद नहीं होगा क्लास 10 तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं सबसे पहले अगर आपको ये टेबल है ना, अगर ये चार्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, देन हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें आप। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, पहले एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, देन बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन है क्लास 10th 14, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है 14 में, पहला पार्ट देखते हैं। 14 में पहला पार्ट तो कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफर्ड ऑफ 52 कार्ड, टोटल 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो आपको बताना पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अब मुझे ही बताओ किंग ऑफ रेड कलर में कितने किंग होते हैं, तो आप बोलोगे सर अभी आपने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे समझ में भी आ गया, एक हार्ट में है और एक डायमंड में, तो दो हो गया। आप लिखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, तो टोटल कितना हो गया 2, फेवरेबल 2 हो गया, एक हार्ट में और एक डायमंड में है, और टोटल कितना हो गया 52, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 1/26 आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है आपसे, अ फेस कार्ड, क्या बोल रहा है अ फेस कार्ड, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, अ फेस कार्ड। फॉर्मूला लिखेंगे आप यहाँ पे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो क्लास 10 यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फेस कार्ड पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पे ना तो ब्लैक लिखा है और ना तो यहाँ पे कोई रेड लिखा है। जनरली आपसे बोल रहा है कि आपको फेस कार्ड बताना है, और मैंने अभी आपको समझाया है कि जनरली अगर पूछे तो टोटल फेस कार्ड जो होता है वो 12 होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 12 अपॉन में टोटल कितना है 52, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे देखोगे आप 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 6 जा है ना 12, देन 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3/13 आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, अ रेड फेस कार्ड, क्या पूछ रहा है अ रेड फेस कार्ड, क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। तो क्लास में जल्दी से आप बताओ रेड फेस कार्ड कितना होता है, कितना होता है, फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पे, ऊपर लिखोगे कि सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो रेड कार्ड कितना है 2, एक है हार्ट और एक है डायमंड। हार्ट में भी 3 फेस कार्ड है और डायमंड में भी 3 फेस कार्ड है, तो 3 इसमें 3 इसमें 6 फेस कार्ड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 6
टोटल कितना है 52। डिवाइड करते हैं इसको आप तो 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 है ना, जा 12, तो 3/26 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं। फोर्थ कह रहा है स्पीड, फोर्थ कह रहा है द जैक ऑफ हार्ट। क्या बोल रहा है? द जैक ऑफ हार्ट। क्या बोल रहा है? द जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट है ना, जैक ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट आपको निकालना है, फोर्थ पार्ट निकालना है द जैक ऑफ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट। फॉर्मूला लिखोगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो मुझे ये बताओ स्पीड, क्या बताना? स्पीड। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ स्पेड, आ स्पेड। स्पेड कितना होता है टोटल? 13, तो यहाँ पे 13 लिख दोगे, और टोटल कितना 52, तो 52 लिख दोगे। ठीक है, और 13 को 52 से काट दोगे तो 13 13 13 26 13 43 13 चौके 52, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला देखोगे सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट क्या बोल रहा है आपसे कि द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड। तो लिख दोगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड। तो आप मुझे ये बताओ, पहले फॉर्मूला लिखोगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो डायमंड का क्वीन, तो डायमंड में तो एक ही क्वीन होगी ना, तो 1/52 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास 10th 1 से लेकर के है ना 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 में था, और ये 6 के 6 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, देन हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग करते हैं 15 क्वेश्चन, ये भी कार्ड वाले क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन ये भी कार्ड वाले क्वेश्चन है। चलिए 15 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कार्ड, 5 टोटल 5 कार्ड है, जिसमें से द 10, एक 10 है, दूसरा जैक है, तीसरा क्वीन है, और चौथा किंग है, और पांचवा एस है। ये 5 कार्ड हो गया, किसका? डायमंड का। ठीक है, ये सब के सब किसके हैं? तो ये सब के सब डायमंड के कार्ड है। अब आगे क्या बोल रहा है? आर सफल विद देयर फेस डाउनवर्ड। उनको पीछे है ना, नीचे करके उसको पूरा अच्छे से सफल किया गया है। बोला 1 कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडम। इन पांचों में से कोई एक कार्ड निकाला गया है। तो पहला आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन। तो बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। तो फॉर्मूला लिख दोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्वीन, क्वीन है कितना इसमें? एक, तो एक लिख दिया, टोटल कितना 5, तो 1/5 आपका आंसर आ गया। सेकंड क्या बोल रहा है आपको सॉल्व करने के लिए? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। क्वीन निकाला और इसको साइड में कर दिया, इसका मतलब क्या? अब आपके पास में 1 2 3 4 सिर्फ और सिर्फ 4 कार्ड बच गए हैं। अब इन चारों में से आपको बताना है इफ द क्वीन इज ड्रॉन and put aside what is the probability that the second card is pick up an ace। आपको बताना है सेकंड probability of getting an ace। तो मुझे ये बताओ एस कितना? एक है, टोटल कितना 4 है, 1/4 हो जाएगा। इसका तीसरा बी जो पार्ट है वो आपसे बोल रहा है कि अ क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। तो मुझे ये बताओ क्वीन तो साइड में रख दिया गया, अब क्वीन है ही नहीं, तो 0, टोटल कितना है 4, और 0/4 कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी अच्छे से सॉल्व हो गया है, जो कि बेस था किस पे? प्लेइंग कार्ड पे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कार्ड वाले क्वेश्चंस भी। ठीक है, कुछ इसमें एग्जांपल है, वो एग्जांपल आप लोग ट्राई खुद से करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे उसके अंदर जो है हम लोग पीवाई के सॉल्व करेंगे कार्ड वाले। अब लास्ट टॉपिक है जो कि डाइस, उसको देख लेते हैं। क्लास 10 डाइस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स बताना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर का है वो नंबर। पहला नंबर क्या है? नंबर का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए। पहला जो नंबर होता है वो होता है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। दूसरा जो होता है वो होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है? चलो पहले प्राइम को समझाते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? तो द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स।
वैसे नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब क्या, जैसे मैं आपसे कहूँ टू, तो आप कहोगे सर टू या तो वन के टेबल में आएगा या तो टू के टेबल में आएगा, तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया। मैं आपसे कहूँ थ्री, तो थ्री या तो वन की टेबल में आएगा या तो थ्री के टेबल में आएगा, इसके अलावा किसके टेबल में नहीं आएगा, तो थ्री क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। मैं आपसे कहूँ फोर, तो फोर या तो वन के टेबल में आएगा या तो टू के टेबल में आएगा या तो फोर के टेबल में आएगा। तो इसके पास में एग्जैक्टली टू फैक्टर नहीं है, थ्री फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो एक के टेबल में आता हो और खुद के टेबल में आता हो। लाइक मैं आपसे कहता हूँ फाइव, तो फाइव या तो वन के टेबल में आएगा या तो फाइव के टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो फाइव भी आपका प्राइम नंबर हो गया। जैसे मैं कहता हूं आपको सिक्स, तो सिक्स या तो वन के टेबल में आएगा, टू के टेबल में आएगा, थ्री के टेबल में आएगा और सिक्स के टेबल में आएगा। तो इसके पास में मोर देन टू फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है? तो प्राइम नंबर समझ में आ गया। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं। अगला जो होता है क्लास 10 उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। मतलब क्या कि हैविंग द नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। वैसे नंबर जिसके पास में दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे चार, तो चार के पास वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, फोर के टेबल में आता है, दो से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए आपका कंपोजिट नंबर होगा। जैसे मान लीजिए सिक्स, वन के टेबल में आएगा, टू के टेबल में आएगा, थ्री के टेबल में आएगा और सिक्स के टेबल में आएगा, तो सिक्स भी जब आपका कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा एट, तो एट वन के टेबल में आएगा, टू के टेबल में आएगा, फोर के टेबल में आएगा और एट के टेबल में आएगा, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला जो नंबर है उसको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर देखते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगला जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम वन। मतलब नेचुरल नंबर वो होता है जो वन से स्टार्ट होता है, लाइक वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, है ना, अप टू जाते रहेगा। और अगला नंबर होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है, लाइक जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, अप टू जाते रहेगा। तो क्लास 10 ये चार नंबर जो है ना बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट करता है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। और ये बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, बट वो इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे से कमांड करना है इन नंबरों के ऊपर तो आप लेक्चर फर्स्ट जा करके देखें, है ना, रियल नंबर का, उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर। चलिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है उसके अंदर यूज किया गया है। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इसी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू, है ना, रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। मतलब एक गेम आपने देखा होगा, इस टाइप का गेम है जिसपे काउंटिंग लिखा गया है 1 to 8। क्या लिखा गया? 1 to 8, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, कम पड़ गया। ऐसा करते हैं, एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आपको गिवन है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, दूसरा आपको फाइंड करना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, और तीसरा आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, और लास्ट फोर्थ पता करना आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, कैसे सॉल्व करोगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 फॉर्मूला लिख दोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। 8 कितना है? इसमें सिर्फ 1 है और टोटल कितना 8 है, तो 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आपको पता है वो नंबर जो 2 से नहीं डिवाइड होता है ना, तो 2 से 1 डिवाइड नहीं होता, 2 से 3 डिवाइड नहीं होता, 2 से 5 डिवाइड नहीं होता, 2 से 7 डिवाइड नहीं होता। तो 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया? 4 फेवरेबल, और टोटल कितना हो गया? 8। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े। तो 2 से बड़े जो है
3 4 5 6 7 8 ये सारे होंगे तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दोगे, टोटल कितना 8, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। और अगला है अ नंबर लेस देन 9, तो 9 से छोटा जो है ये सभी के सभी हैं, तो 8/8 हो जाएगा, आंसर विल बी 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10, ठीक है, एग्जाम में कई बार रिपीट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 13, क्या है 13, क्या है 13, 13 जो है वो डाइस के ऊपर है, किसके ऊपर है, डाइस के ऊपर है। तो चलिए अब हम लोग डाइस से स्टार्ट करते हैं। डाइस में भी दो केस पढ़ना है। पहला, व्हेन डाइस इज 1, मान लो एक डाइस है और एक डाइस आप थ्रो करोगे तो एक डाइस में जो टोटल आउटकम्स हो सकते हैं वो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक डाइस से कैसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, जो कि सेम है। 13 क्या कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला पता करना आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, और दूसरा इसी डाइस के कॉन्सेप्ट पे 13 क्वेश्चन है, और दूसरा आपको पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, एन ऑड नंबर, और तीसरा आपको यहाँ पे पता करना है कि नंबर लाइंग बिटवीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लाइंग बिटवीन कहां से, 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच वाले नंबर। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या है, तो आपको मैंने बताया प्राइम नंबर वो होता है जो उसके पास दो फैक्टर होते हैं। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो 1 2 3 3, टोटल कितना 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। एंड ऑड नंबर, ऑड यहाँ पे क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, तो 3/6, इट मीन 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, नंबर 2 और 6 के बीच वाला आया करता हो। 2 और 6 के बीच में जो है 3 4 5, ये 3 नंबर आए करेंगे तो 3 हो गया, टोटल कितना 6, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्लास 10? तो मैं उम्मीद करता हूं जब डाइस एक रहेगा तो एक डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व यहाँ पे कर पाओगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है क्लास 10th वो नेक्स्ट अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे। और एक डाइस का कॉन्सेप्ट रह गया है कि जब 2 डाइस यहाँ पे थ्रो करेंगे तो कितना केस बनेगा और एग्जाम में उससे रिलेटेड क्या आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस में कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि वो भी है ना यूज कर सके इनको। और कोई प्रॉब्लम आया हो आपको समझने के लिए या आपको सजेशन देना चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के है ना सेंड करें अपने ओपिनियन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहें, एग्जाम की तैयारी करते रहें। गुड लक।